नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चुनाव आयोग के दो नए चुनाव आयुक्तों के नाम का फाइनल हो गया। बता दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की गुरुवार को बैठक हुई। इसके बाद नेता विपक्ष अधीर रंजन ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नाम पर मोहर लगी है। सुखबीर उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और NHAI के चेयरमैन रह चुके हैं। उधर ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के ASI अफसर हैं और गृह मंत्रालय में तैनात भी रह चुके हैं। साथ ही धारा 370 पर फैसले के वक्त वो गृह मंत्रालय में तैनात थे। वहीं इसको लेकर नाराजगी जताते हुए अधीर रंजन ने कहा कि मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले 6 नाम मेरे पास आए थे। मुझे सुखबीर सिंह सिंधु, ज्ञानेश कुमार, उत्पल कुमार, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इंद्रवीर पांडे और गंगाधर राहत के नाम सौंपे गए थे। मैंने कहा कि इनकी ईमानदारी और तजुर्बा जांच मेरे लिए असंभव है। मैं इस प्रक्रिया का विरोध करता हूं। ये होना ही था, ये औपचारिकता। इसी कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखना चाहिए। अगर CJI होता तो वह अलग बात थी। कल रात में दिल्ली आया तब मुझे 212 लोगों की लिस्ट सौंपी गई थी। इसमें कम समय में मैं प्रोफाइल जांचना असंभव था। कि CJI मीटिंग में शामिल होने की पहले ही और तक मतलब यहाँ दिल्ली में पहुंचते ही अगर ये मिल जाते तो हमें जांच पड़ताल करना, ये जो सिलेक्शन कमेटी में जिसको नाम लाया जा रहे हैं, शॉर्टलिस्ट अगर होते तो शॉर्टलिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा। क्या कारण है कि शहंशाह और शाह दोनों इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में काला है। इंडिया अलायंस तो लिख के दे चुका, रेजोल्यूशन पास कर चुका कि हमको वीवीपैट स्लिप का पर्ची हाथ में दीजिए। हमने समय मांगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन हमें समय देने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सी निष्पक्षता है इलेक्शन कमीशन की? कल हमारा चुनाव कमेटी है, यहाँ हमने रिकमेंड करेंगे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और हमारा पार्लियामेंट पार्टी रिकमेंडेशन के लिए भेजेंगे। और हमने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरा बार प्रधानमंत्री करने के लिए और उड़ीसा में सरकार बनाने के लिए उड़ीसा को अस्मिता को लेके हमने चुनाव लड़ेंगे। उन लोगों की शंकाएं और आशंकाएं समाप्त हो जानी चाहिए जो कई दिन से प्रचार में लगे थे कि चुनाव में धांधली होगी, कोई चुनाव आयुक्त नहीं है। अब इन नियुक्तियों के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संभावनाएं खुल गई। बात करेंगे अगली खबर की। नए चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह सिंधु 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। आपको बता दें कि पिछले साल उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। उसके बाद उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। जनवरी 2024 के मुख्य सचिव के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। साथ ही आपको बता दें कि संधू को जुलाई 2021 में राज्य के मुख्य सचिव बनाया गया था। संधू भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि चुनाव आयुक्त के ज्ञानेश कुमार कौन है। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अफसर हैं। बता दें कि वह सहकारिता मंत्री में सचिव के पद से रिटायर्ड हुए हैं। मालूम हो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के दौरान ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में तैनात थे।
तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान चाचा शिवपाल सहित यादव और भतीजे अखिलेश यादव को लेकर चुटकी लेते हुए खूब तंज कसे। बता दें कि विकास कार्यों पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो बीजेपी ने किया है क्या वो सपा या कांग्रेस कर पाती। तो वहीं चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आई नहीं कि पूरा परिवार वसूली के में व्यस्त हो जाता है। किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को यूपीपीएससी के तहत चयनित 39 एसडीएम, 41 पुलिस अधीक्षकों और 16 कोषाधिकारियों और लेखा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पेपर लीक मामले पर कहा कि जिन लोगों ने भी परीक्षा की सुचिंता में सेंध लगाई है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो कहीं भी हो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। ऐसे लोगों पर छापेमारी की जा रही है, साथ ही उनकी प्रॉपर्टी भी सील की जा रही है। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को देखा है। पहले हम लोग देश के अंदर पहचान के लिए मोहताज होते थे, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं अव्यवस्था थी, अराजकता थी। लेकिन 10 वर्ष में पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर के रूप में उभरा हमारा भारत एक नए भारत के रूप में है। ये नया भारत देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी बढ़ा रहा है, उनकी समृद्धि में भी वृद्धि कर रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, नौजवानों की आजीविका की व्यवस्था भी कर रहा है और साथ साथ अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करके आपकी आस्था को सम्मान भी दे रहा है। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। और भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं, हर गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप आवास की सुविधा, जमीन का पट्टा, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ और अन्न योजना में, गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग तो आपके जनपद का नाम भी मिटा देना चाहते थे। यानी उन्होंने जितने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया, हमने फिर से जोड़ दिया। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, उनके नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, उन्होंने भले ही नाम मिटाया होगा, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण करेंगे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस का कांड भी करवाया था और दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को इसने वहां से हटाने के लिए उस समय आह्वान किया था। लेकिन भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ का निर्माण करती है। आज डबल इंजन की सरकार देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास उपलब्ध करवाती है। पहले गरीब का आवास दे दिया, भगवान के भक्त को पहले आवास दे दिया और भगवान का मंदिर का निर्माण तब उसके बाद करवाया गया, जिससे सभी भक्तगण बिना भेदभाव के भगवान का दर्शन करने के लिए आ सके। और आज केवल मकान ही नहीं मिल रहा है, मकान के साथ आयुष्मान भारत का कार्ड भी मिल रहा है, राशन कार्ड भी मिल रहा है। 14 से पहले भी देश के अंदर सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी। 17 के पहले भी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। और मोदी जी ने तो कहा कि 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। एक ही संकल्प है, जनता जनार्दन ही हमारा परिवार है और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ करेंगे। हम उसको सुरक्षा भी देंगे और समृद्धि भी देंगे। बहनों भाइयों, 2017 के पहले अम्बेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। बात करेंगे अगली खबर की। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पे उन्होंने शिवपाल यादव बदायूं से टिकट मिलने के बाद मीडिया से बातचीत की, जहां भतीजे की टिकट काटने के सवाल पर जवाब में कहा कि पार्टी का आदेश मिला है और आज मैं जहां बदायूं जा रहा हूं और बदायूं की सीट को जीतकर ही आऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी 80 की 80 सीटों पर जीतेंगे और भाजपा को सभी 80 सीटों पर हराएंगे। तो वहीं सरकार द्वारा सीएए लागू करने पर उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, भाजपा सत्ता में है, अभी घमंड में है, कुछ भी कर सकती है। हालांकि अपर्णा यादव के कन्नौज में चुनाव लड़ने की चर्चा पर पार्टी का आदेश मिला, मैं जा रहा हूँ, जनसंपर्क करूंगा और बदायूं की सीट को जीत के आऊंगा। मैं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जीतेंगे सब जगह। इन्हें तो देखो अभी तक तो कई ऐसी सीटें हैं प्रत्याशी नहीं ढूंढे मिल रहे, हम सभी सीटों पर जीतेंगे, 80 भी भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। घोसी लोकसभा में सुबह सपा में टिकट पर अरविंद राजभर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। आपको बता दें कि ऐसे में सपा किस चेहरे पर दाव लगाएगी, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना है। लेकिन सपा के सहयोगी दल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान का यह दावा है कि घोसी में वे सपा के सिंबल पर ही चुनाव मैदान में उतारेंगे और ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को पटखनी देंगे। इसी को लेकर इंडिया वॉइस ने संजय चौहान से खास बातचीत की, सुनिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। एनडीए और इंडिया अपने प्रत्याशियों की लगातार सूची जारी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद संजय चौहान जी हैं। संजय जी, घोसी में राजभर के कैंडिडेट की तो घोषणा हो गई जी। आपके पार्टी की तरफ से या फिर आपके जो खेमा है, आप कहते हैं आप सपा के गठबंधन में हैं, आपकी तरफ से घोषणा कब होगी, आपके नाम की घोषणा कब होगी? देखिए, बहुत ही जल्द माननीय अखिलेश यादव जी शेष बची हुई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। उसी क्रम में घोसी लोकसभा सीट पर भी, क्योंकि मैं अखिलेश यादव जी का सबसे पुराना एलआई हूँ, 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी चंदौली से लोकसभा लड़ा था और उसके बाद हमने तय किया था कि घोसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमने इस बात का जानकारी, इस बात को लेकर के हमने उन्हें कह भी दिया है कि मैं घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। और हमारे पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं का भी यह सोच है कि जनवादी पार्टी की शुरुआत और लंबे दौर तक मऊ जनपद में एक मजबूत संगठन है और वो घोसी लोकसभा के आसपास के जिलों में भी
हमारी कम्युनिटी का एक मजबूत स्ट्रेंथ है। तो ऐसे में जनवादी पार्टी के अध्यक्ष वहां से चुनाव लड़ें और हमने भी तय किया है कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरा आशा और भरोसा है कि अखिलेश यादव जी पिछले दिनों में भी मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाए थे। जब सपा बसपा गठबंधन था तो उनके पास मात्र 36 सीटें थी, तो उसमें से भी 1 सीट जनवादी पार्टी को उन्होंने दिया था। तो इस बार भी घोसी लोकसभा सीट पर मुझे कोई शंका संशय नहीं है कि वो मुझे नहीं देंगे और बहुत जल्दी इसकी औपचारिक घोषणा आपने बताया कि आप सबसे पुराने साथी रहे हैं उनके, और पिछली बार आप कैंडिडेट भी थे चंदौली से। ऐसे में और आपने पहले से उन्हें क्लियर कर दिया कि मैं इस बार घोसी से लड़ूंगा, और उन्होंने लगभग तो तमाम प्रत्याशी अपने घोषित भी कर दिए। तो आखिर घोसी में क्या मामला फंसा हुआ है? उन्हें आपका नाम ही घोषित कर देना चाहिए, कहीं तो पेश है कुछ ना कुछ। देखिए, घोसी और उस क्षेत्र का लास्ट चरण में चुनाव होता है और लास्ट फेज की वो सीटें हैं, इसलिए मुझे भी इतनी बहुत जल्दबाजी नहीं है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान। इनका साफ कहना है कि उनकी अखिलेश यादव से बात हो गई है और वो क्लियर आश्वस्त हैं कि उन्हें घोसी से ही टिकट मिलेगा सपा से, और वो अखिलेश के भरोसे को जीतते हुए घोसी लोकसभा सीट जीत कर लाके सपा की झोली में डाल देंगे। और अगर उनका ये भी कहना, अगर उन्हें टिकट सपा नहीं देती है, घोसी सीट से नहीं देती है, तो वो अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। कुल मिलाकर वह घोसी लोकसभा सीट पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अभी कुछ ही वक्त है, लेकिन उससे पहले पार्टियों ने अपनी चुनावी कसरत शुरू कर दी है। पार्टियों की तरफ से जीत के लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, कई दाव चले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा दाव चला है। दरअसल बीजेपी छोड़ने वाले सचिनंदा पांडे उर्फ सचिन को बीएसपी अयोध्या से प्रत्याशी बना सकती है। आपको बता दें कि सचिनंदा पांडे के जरिए बीएसपी ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में है। बता दें कि अंबेडकर नगर के रितेश पांडे को टिकट दिए जाने के बाद सचिनंदा पांडे पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा रहा, जहां डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बता दें कि दोनों की बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, साथ ही आगे की रणनीति के लिए भी मंथन किया गया। अभद्र टिप्पणी के मामले में फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद जयप्रदा मुरादाबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुई। बता दें कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएए के लागू होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएए नागरिकता अधिकार देने वाला कानून है, न कि नागरिकता लेने वाला। साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान से ये गैर मुस्लिम जो वहाँ अल्पसंख्या होते हैं, उनको स्टेट में सम्मान के साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी सीट से बात करेंगे अगली खबर की। ग्रेटर नोएडा में आग का तांडव देखने को मिला। बता दें कि जहां गुरुवार की सुबह 3 अलग अलग जगहों पर आग लग गई। बता दें कि सूरजपुर साहिब बी में गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, जहां लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग की चपेट इतनी तेज थी कि आसपास की फैक्ट्री को भी खाली कराया गया। बात करेंगे अगली खबर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सिर में गंभीर रूप से चोटें आई हैं। बता दें कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि वह अपने घर के परिसर में टहलने के दौरान गिर गईं। इस दौरान उनके सिर में गंभीर रूप से चोटें आईं। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।